नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम जो आपका थर्ड चैप्टर रनिंग में था दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसकी प्रश्नावली 3.5 के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। जैसा आप जानते हैं कि 3.4 तक की जो एक्सरसाइज है वहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और इस जो चैप्टर है यहाँ पर अपन एक नई विधि के बारे में बात करेंगे। इससे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए ग्राफी विधि जो हमने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 में हमने बात की, 3.3 में हमने प्रतिस्थापन विधि के बारे में बात की और 3.4 में विलोपन विधि। तो आपने देखा कि उन विधियों से जिस प्रकार दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल किया जाता था, वैसे ही दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की एक विधि और है और उस विधि का नाम है वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो वज्र गुणन विधि जो है इसको हम एक अलग अंदाज में आप लोगों को बताएंगे। गणित की भाषा में इसको वज्र गुणन विधि कहा गया है, लेकिन मैं इसको ढक्कन विधि बोलता हूँ। तो जानेंगे आप कि किस प्रकार ढक्कन विधि से हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करते हैं। लेकिन उससे पहले एक आवश्यक जानकारी है, उसकी बात हम करते हैं। यदि रैखिक समीकरण युग्म मान लीजिए अपने को दिए गए हैं और उनके लिए ऐसी कंडीशन मिल जाए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। a1, a2, b1, b2 ये क्या है, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। एक बार फिर से हम आपको इसके बारे में बताएंगे। एक बार आप इतना ही समझिए कि ऐसी कंडीशन यदि अप्लाई हो गई या ऐसी कंडीशन हमें मिल गई कि a1/a2 इसका जो मान है वो b1/b2 के बराबर नहीं हो, तो आपके रैखिक समीकरण युग्म का जो हल होगा वो हल कैसा होगा? अद्वितीय हल। कैसा हल होगा? अद्वितीय। ठीक है, यदि कंडीशन हमें ऐसी मिल जाए कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों की वैल्यू यदि बराबर आ जाती है, ऐसी स्थिति में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल, या हम बोल सकते हैं अनंत हल होंगे। ये हल के प्रकार की बात कर रहे हैं कि हमारे रैखिक समीकरण जो होंगे उनका हल किस प्रकार का होगा। जैसा हमने बात की कि यहाँ पर ऐसी कंडीशन है, उसके लिए अद्वितीय हल। ऐसी कंडीशन मिल गई तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या अनंत हल होंगे। पॉइंट नंबर 3 जो है, मान लीजिए a1/a2 बराबर b1/b2। a1/a2 का और b1/b2 का मान तो बराबर हो, लेकिन c1/c2 की जो वैल्यू है वो इसके बराबर नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये जो तीनों कंडीशन है ये आपको याद करनी है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब है केवल और केवल एक ही हल होगा। ठीक है, तीनों ही सब कुछ बराबर हो जाए, तीनों ही पद बराबर हो जाए तो अनंत हल होंगे। अब पहले वाले दोनों पद तो बराबर हो जाएं, लेकिन तीसरा पद बराबर नहीं हो तो क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब यदि किसी विद्यार्थी को ये तीनों कंडीशन याद है तो अब हम प्रश्नावली 3.5 के बारे में बात करेंगे। प्रश्नावली 3.5 में क्या कहा गया है वो हम समझेंगे। पहला जो आपका प्रश्न है उसमें ये कहा गया है कि रैखिक समीकरण युग्म जो है उनका हल किस प्रकार का है।
अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है, पहले इसकी जांच करनी है। ऐसा आपका पहला प्रश्न है। ठीक है, अब पहले प्रश्न को मैं शॉर्ट में यहाँ थोड़ा बता देता हूँ आपको, क्योंकि अपन पूरी बातें लिखेंगे तो इतना वक्त नहीं होता है। कम समय में हम ज़्यादा काम करना चाहते हैं और एक अच्छे ढंग से उसको सीखना चाहते हैं। सीधी सीधी बात बता दूं कि दो रैखिक समीकरण आपको दिए जाएंगे और ये कहा जाएगा कि उनका जो हल है वो कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, इन तीनों में किस प्रकार का हल होगा जांच कर लेंगे। जांच का तरीका भी मैं, जैसे मैंने कंडीशन बताई उस कंडीशन के अनुसार हम बात करेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल, ये तीन प्रकार के हल होते हैं। तो हम जांच कर लेंगे किस प्रकार का हल है। फिर आगे बोला कि यदि अद्वितीय हल हो, मान लीजिए अद्वितीय हल मिल गया, तो आपको उसको वज्र गुणन विधि से हल करना है। कौन सी विधि से? वज्र गुणन विधि। और यदि ये दोनों हल आ गए तो आपको उसको आगे सरल नहीं करना है। ये बात है, समझ गए होंगे। तीनों में से कौन सा हल होगा पहले हम ये जांच करेंगे, और इन तीनों में से यदि अद्वितीय हल प्राप्त होता है तो उसको आगे हल करना है वज्र गुणन विधि से, और ऐसे हल आएंगे तो उसको वज्र गुणन विधि से हल नहीं करना है, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है भाई। अब जैसे पॉइंट नंबर 1 है, इसमें हमें समीकरण जो दिए गए हैं वो है अक्ष -3y -3 = 0। ये आपका पहला समीकरण है। इसी प्रकार दूसरा समीकरण 3x - 9y -2 = 0। सबसे पहले हम देखेंगे a1 a2 b2 ये क्या है। तो ये सब a1 क्या है, a2 क्या है, b1 b2 c1 c2 ये सब मान देखेंगे। पहले वाले समीकरण से हमें a1 का मान मिलेगा, b1 का मान मिलेगा और c1 का। a b c क्या होते हैं, हमने बात की थी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण यदि कोई है तो उसका व्यापक रूप होता है ax + by + c = 0। तो ऐसे समझना है कि x के गुणा में जो आता है वो a होगा और y के गुणा में जो होगा वो b, बाकी यहाँ जो बच गया वो क्या होगा, c। ये 1 तो हमने इसलिए लगाया है कि आपका पहला समीकरण है। ठीक है, तो देखिए x के गुणा में यहाँ 1 आ रहा है तो a1 का मान 1 हो गया। y के गुणा में 3 नहीं है, -3 है। याद रखना, माइनस को बोलना भी जरूरी है, लिखना भी जरूरी है। तो b1 का मान हो गया -3, c1 का मान भी कितना हो गया, -3। इसी प्रकार दूसरे समीकरण से a2 b2 c2 का मान प्राप्त होगा। x के गुणा में जो आ रहा है वो हो गया a2, यहाँ y के गुणा में जो है वो हो गया b2, और आगे यहाँ जो बच गया तीसरा पद है वो है c2। पहले हम देखते हैं कि a1 बटे a2 का मान कितना आएगा। a1 का मान यहाँ से देखेंगे 1 है, a2 का मान कितना है 3, ये आगे सरल नहीं हो रहा है। अब b1 बटे b2 को चेक करो, तो b1 का मान है -3, b2 का मान है -9। तो ये माइनस इस माइनस को काटेगा और 3 का भाग दोनों जगह पे जा रहा है, 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा, 9 में जाएगा 3 बार। ये दोनों उत्तर हमारे पास में बराबर आ गए। जब ये दोनों उत्तर बराबर आ जाते हैं तब आपको c1 बटे c2 भी चेक करना है। यदि ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो c1 बटे c2 को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। c1 बटे c2 को कब चेक करेंगे, जब ये दोनों बराबर हो। तो अब फिलहाल बराबर है, इसलिए c1 और c2 के मान यहाँ से देखो, -3 और -2, माइनस माइनस तो कट गया, ये बच गया 3/2। तो आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि a1 बटे जो a2 है और b1 बटे b2 है,
इनके दोनों के मान क्या है, बराबर है, लेकिन C1/C2 का जो मान है वो बराबर नहीं है। C1/C2 का मान बराबर नहीं है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि इस प्रकार की कंडीशन आएगी तो क्या होगा। बहुत ही सिंपल बात बताता हूँ, यहाँ बराबर है लेकिन यहाँ बराबर नहीं है, तो कहाँ पर जाकर के काम बिगड़ गया। आप तो एक सीधी सिंपल बात याद रखना, यदि लास्ट में काम बिगड़ जाए, कट गया ना, कटा कि नहीं कटा। जब ऐसा लगे कि लास्ट में काम बिगड़ गया, इसका मतलब है मामला बिगड़ गया, कोई हल नहीं होगा। मेरी बात तो समझ रहे हैं। किसी भी काम के लिए हम प्रयास करते हैं, अच्छा प्रयास करते हैं, लेकिन अंतिम स्थिति में जाकर के यदि वो काम है डिसमिस हो जाता है, तो बताइए उसका कोई हल निकलेगा, पॉजिटिव हल तो निकलेगा नहीं। यहाँ पर हम बोले कि लास्ट में नॉट इक्वल टू आ गया। जब लास्ट में नॉट इक्वल टू आ जाए तो ऐसे समझना कि अंत में काम बिगड़ गया, अब मामला बनेगा नहीं, कोई हल निकलेगा नहीं। इसका मतलब है यहाँ कौन सा हल होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है। प्रश्न में ये कहा गया था कि अद्वितीय हल हो तो ही उसको आगे हल करना वज्र गुणन विधि से, तो अपने को इसमें केवल इतना ही बताना है। इसके बाद जैसे पॉइंट नंबर 2 की यदि हम बात करें, तो पॉइंट नंबर 2 में हमारे पास में समीकरण लिखा हुआ है 2 अक्ष प्लस y और बराबर में 5 लिखा हुआ है। ऐसे बराबर में 5 लिखा हुआ तो इस 5 को अपन इधर लेके आ जाएंगे, तो ये -5 हो जाएगा। दूसरे समीकरण में लिखा हुआ 3 अक्ष प्लस 2y और बराबर के आगे लिखा हुआ 8, सबको हम एक तरफ लेके आ जाएंगे, तो 8 को इधर लेके आएंगे तो वो हो जाएगा माइनस। जब भी आप ये कंडीशन चेक करना चाहते हैं कि कैसा क्या हल होगा, तो एक बात तो ये याद रख लो कि समीकरण जो है उसमें राइट हैंड साइड जो है बराबर में हमें 0 बनाना है। यदि है तो ठीक है, नहीं है तो हम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, पक्षांतरण कर लेंगे। ठीक, ये यहाँ पर ये जो -5 है अपनी किताब में यहाँ पर नहीं है, ये बराबर में दे रखा है 5, तो मुझे बराबर में 0 बनाना था, 5 का इधर पक्षांतरण कर दिया। तो ऐसा आपको करना है। अब देखो, अब आप समझ गए, पहले वाले समीकरण से a1 b1 c1 बनेगा। ये लो, a1 का मान कितना है 2, b1 का मान y के गुणा में 1 है तो b1 का मान 1 हो गया, c1 का मान -5 है। दूसरे समीकरण से a2 का मान मिलेगा, अक्ष के गुणा में है वो a2 है, और यहाँ जो संख्या आ रही है वो b2 हो गया, आगे बच गया वो c2। याद रखना a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान जब हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर अक्ष और y जो चर है वो कहीं पे भी नहीं लिखे जाएंगे। कोई भी विद्यार्थी a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान लिखते समय चर का प्रयोग नहीं करना है। बात तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का अक्ष y नहीं आना चाहिए। अब हम चेक करेंगे कि a1/a2, तो a1 का मान 2, a2 का मान 3, ये तो सरल हो ही नहीं रहा। आगे b1/b2, b1 का मान है 1, b2 का मान 2। पहले चेक करो क्या ये दोनों बराबर है क्या। जब ये दोनों बराबर ही नहीं है तो c1/c2 का मान ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। c1/c2 कब ज्ञात करना है, जब ये बराबर हो। क्या यहाँ ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो अपने को c1/c2 चेक नहीं करेंगे, सीधा ही ये बताएंगे कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, कि a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं है। और याद होगा पहले ही काम बिगड़ जाए, देखो यहाँ मैंने कहा था अंत में काम बिगड़ जाए तो उसका कोई हल नहीं निकलेगा, और पहले ही काम बिगड़ जाए तो अद्वितीय हल होगा, कोई विशेष ही हल निकलेगा। तो यहाँ लिखेंगे अद्वितीय हल। क्या हो गया भाई, अद्वितीय हल होगा। अब ये आपको पता है कि कहा गया था प्रश्न में कि यदि अद्वितीय हल हो तो आप इसको हल करेंगे कौन सी विधि से, वज्र गुणन विधि से। बुक के अनुसार इसने बोला है वज्र गुणन विधि, लेकिन हम लोग बोलेंगे इसको ढक्कन विधि। अब ढक्कन विधि क्यों बोल रहा हूं मैं, आप समझ जाएंगे। आप देखेंगे जिसको ढक्कन विधि आती है
इसका मतलब वज्र गुणन विधि आ गई उस विद्यार्थी को। क्या होती है ढक्कन विधि देखिए। सबसे पहले मुझे तो ये बताइए कि यहाँ दोनों समीकरणों में चर कौन कौन है। एक तो अक्ष है, एक y है, दो ही चर है। तो यहाँ पर एक तो हम अक्ष का मान निकालना चाहते हैं, इसके बटे में ऐसे लाइन खींच दो, बराबर लगा दो। एक हम y का मान ज्ञात करना चाहते हैं। इसके अलावा तीसरा जो पद होता है अचर पद होता है। अचर पद की जगह अपने को एक काम में लेना है। अब आप कहेंगे सर एक काम में क्यों ले रहे हो, लिखना भी है क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला मालिक एक जरूर होता है। प्रकृति के अनुसार आप लोग बोलते हैं कोई न कोई सहारा तो होगा ना, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला मालिक एक जरूर। इसलिए अक्ष का मान निकालना है, क्लियर बात है। y का मान भी निकालना है। तीसरा जो पद है वहाँ एक ही लिखना है, क्योंकि अपने को अचर पद तो यहाँ अलग अलग होंगे, इसलिए उनके अनुसार नहीं चलना है। अब देखिए करना क्या है। किताब के अनुसार बोलेंगे इसको वज्र गुणन विधि, लेकिन अपनी भाषा में कहेंगे इसको ढक्कन विधि। कौन सी विधि भाई? ढक्कन विधि। ढकने का मतलब क्या है? जब आप अक्ष का मान निकालते हो, किसका मान है? अक्ष का। तो आपको क्या करना है, जिसका भी मान निकालता हो उसको ऐसे ढकना है। ढक लो भाई, कहीं भाग ना जाए, क्योंकि जब अक्ष भाग जाएगा ना तो अक्ष का मान नहीं निकलेगा। इस अक्ष को हमें ढक लेना है। इसके बाद आगे यहाँ पर जो भी संख्याएं बच गई वो लिखनी है। अक्ष वाई नहीं लिखना है, अक्ष वाई तो हमने यहाँ लिख दिया है। इसको ढका, इसको ही क्यों ढका भाई? क्यों? पहले अक्ष का मान निकालना चाहते हैं, और अक्ष का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? अक्ष वाले पद को छुपाएंगे, ढक लेंगे। अब देखो यहाँ y के गुणा में कितना है भाई? 1। यहाँ कितना है? -5। लिख दो यहाँ 1 और यहाँ लिख दो -5। हमने इसको छुपा रखा था, 1 -5 लिख दिया। तो यहाँ कितना है? 2 -8, 2 और ये -8। इतनी बात समझ में आ रही है? मैंने ये कहा है कि जिसका मान आप लोगों को निकालना है, किसका मान निकालना है भाई? अक्ष का मान निकालना है। अक्ष का मान जब निकालना है अक्ष को ढक लो, y का मान निकालना है y को ढकेंगे, और अचर पद का मान निकालना है तो अचर पद को ढकेंगे। समझ में आ रही है बात है? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसको ढक्कन विधि। तो हम बात करें ढक्कन विधि की, बाकी बातें बाद में करेंगे। अब देखो y, जब हम y का मान निकालना चाहते हैं y को ढक लीजिए। अब y को ढकेंगे तो आगे क्या है पहले तो वो देख लो, पीछे रह गए उसको बाद में देखेंगे। जो पीछे रह जाता है उसको पहले नहीं देखते हैं, आगे चलते रहो, आगे चलते रहो। ये देखो यहाँ आ रहा -5, यहाँ आ रहा -8। ये -5 और -8 हमने y को छुपाया था, छुपाने के बाद आगे ये बच गया, लिख दिया। अब इधर भी ये भी बचा हुआ है। कौन कौन? यहाँ 2 और यहाँ 3। अक्ष y नहीं लिखना भाई, यहाँ कहीं पे अक्ष y नहीं है। ये 2 हो गए और ये 3। दोबारा सुन लो, जब हमने y का मान निकाला तो y को छुपाएंगे। पहले इसको मत लिखना क्योंकि ये पीछे रह गया है। जो आगे बढ़ गया पहले उसको पकड़ो, ठीक है ना, नहीं तो ये आगे निकल जाएगा। तो ये -5 है, -8 है, जैसा यहाँ दिख रहा है वैसा लिख दो y के नीचे, और इधर जो बच गया अब उसको लिख दो। अब अचर पद का मान हम निकालेंगे तो अचर पद को छुपा लेंगे। तो ये यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो लिख दो ये 2, ये आपका हो गया 2 और ये हो गया 3। यहाँ y का मान 1 और y के गुणांक में 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, तो यहाँ लिख दो 1 और यहाँ लिख दो 2। ये है भाई ढक्कन विधि। कौन सी विधि है? ढक्कन विधि। और जिसको ढकना आ गया उसको वज्र गुणन विधि आ गई। अब देखिए इतनी बात समझ में आ गई, अच्छी बात है। नहीं भी समझ में आई घबराना मत, क्योंकि जैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे वहाँ एक बार फिर से बात करने वाले हैं, समझ जाओगे। इसको आगे बढ़ाते हैं। इतना काम करने के बाद में ऐसे एरो का निशान लगाना है इस टाइप से, और पहले इधर जो संख्याएं होती है उनको बोलते हैं अग्र विकर्ण। अग्र विकर्ण
तो अगर विकर्ण में आने वाली जो संख्याएं हैं उनको पहले गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा कर दो भाई, -8। इनको जैसे ही हम गुणा कर देते हैं, गुणा करने के बाद अपनी तरफ से यहां लगाना है माइनस। अब कौन बच गया? अब तो ये बच गया। तो 2 को -5 से गुणा करेंगे तो माइनस का 10 बनेगा। माइनस जो 10 बनेगा वो यहां लिख दो, ये लो -10 हो गया काम। पहले इधर गुणा करो, इधर गुणा करो, इधर करो, इनको गुणा करेंगे कितना होगा? देखो, -5 को 3 से गुणा करेंगे, -15, और यहां बीच में पहले माइनस लगा दो, भूलना नहीं है, यदि भूल गए तो उत्तर गलत हो जाएगा। अब माइनस लगाने के बाद इनको गुणा करेंगे तो ये हो गया -16, -8 को 2 से गुणा कर लिया, 1/, पहले इनको गुणा करेंगे, ये हो गया 4, फिर हमने लगाया माइनस, इनको गुणा करेंगे, ये हो गया 3। अब सरल करो आगे, x बटे -8, ये माइनस और ये माइनस गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, y बटे -15, यहाँ पर भी ये माइनस इस माइनस से गुणा होगा तो प्लस बनेगा 16, 1/4 में से 3 घट रहा है 1, और सरल कर लो, x बटे, ये संख्या प्लस की है, ये माइनस की है, तो 10 में से 8 घटेगा, कितना बचेगा? 2 बच जाएगा। y बटे 16 में से 15 घटेगा, 1 बचेगा, और ये 1/1 है। यहाँ आप देख रहे हैं कि भाई 3 स्टेप बन गई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आप यहाँ देख रहे हैं क्या कहीं पे XY आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ये आवारा आदमी है, आवारा। और आवारा किसको बोलते हैं? जब मर्जी आए, जिसके साथ मर्जी आए उसी के साथ चला जाए, वो होता आवारा। इसमें न X आ रहा है न Y आ रहा है, ये तो आवारा आदमी है, हर किसी के साथ जाएगा। तो ये जो पद है वो X वाले पद के साथ में भी लिखा जाएगा, क्योंकि तो किसी के साथ में भी जा सकता है, और यही पद इसके साथ में लिखा। याद कर लेना कि सर ने बताया था ये तो आवारा है। बोले आवारा कैसे हुआ भाई? इसमें न तो X है न Y है, इसलिए आवारा है। और जो आवारा है वो इसके साथ भी लिखा जाएगा, इसके साथ भी लिखा जाएगा, सबके साथ जा सकता है। तो आगे बढ़ेंगे और प्रश्न को हल करेंगे कि किस प्रकार से XY का मान मिलेगा हम लोगों को। देखिए आगे हम ये बोलेंगे, एक बार ये पद लिख लो x बटे 2, आप चाहो तो ऐसे लिख दो फर्स्ट व थर्ड पद से, क्योंकि हमने क्या कहा था कि ये तीसरा जो पद है वो इसके साथ आएगा, तो पहला और तीसरा बता दिया। पहला पद कौन है? x बटे 2, तीसरा पद कौन है? 1/1, वज्र गुणा कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, x को 1 से गुणा करेंगे, x 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, ये रहा भाई आपकी x का मान। अब ये इसके साथ जाएगा तो इसके साथ में भी जा सकता है, नहीं तो ये नाराज हो जाएगा, इसलिए ये आवारा जो है वो इसके साथ भी लिखा जाएगा। तो ये सेकंड पद है, ये थर्ड पद है, तो यहाँ लिख दो सेकंड व थर्ड पद से। सेकंड पद कौन है भाई? y/1, ये हो गया y/1। थर्ड में क्या लिखा हुआ है? 1/1, वज्र गुणा करो, y को 1 से गुणा करेंगे, y बराबर लगाओ, फिर 1 को 1 से गुणा करेंगे, तो ये हो गया आपका x और y का मान। x का मान आ गया 2, y का मान आ गया 1। ये आपको मिल गया इस क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट। जैसा आपने देखा, ये थी हमारी ढक्कन विधि। ढकने का मतलब क्या? ढक्कन विधि का मतलब है ढक के काम चलाना है, जिसका मान निकालना, x का मान निकालना, x को ढक लो, छुपा लो, y का मान निकालना है, y को छुपा लो, अचर पद का मान निकालना है, अचर पद को छुपा लो। यह है ढक्कन विधि। छुपाने का मतलब होता है ढकना, इसलिए वज्र गुणन विधि को हम क्या बोलेंगे? ढक्कन विधि। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे इसमें, कि अगला जो पॉइंट है आपका, तो आप समझ गए होंगे पहले हम क्या जांच कर रहे हैं। पहले हम ये जांच कर रहे हैं कि हल किस प्रकार का है।
ठीक है। और उसके बाद उन तीनों हलों में से 3 हल कौन कौन से हैं? अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल और कोई हल नहीं। यदि उन तीनों में से अद्वितीय हल हमें प्राप्त होता है तो प्रश्न को ढक्कन विधि से ढक देना है ताकि वो बदमाशी ना करे। मतलब क्या हुआ? हल करना है, ढक्कन विधि से हल कर देंगे अद्वितीय हल होने पर। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में समीकरण कैसे हैं वो लिखेंगे आप। 3x माइनस 5y, भाई बराबर में 20 लिखा हुआ है, हम बराबर में 0 बनाएंगे, ऐसे लिखा हुआ है बराबर 20 इसके आगे, तो इस 20 को हम बराबर के इधर लेके आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। हमें तो बराबर में 0 बनाना है। याद कर लो, जब भी ढक्कन विधि की बात करें ऐसा बना लेना। जब भी अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल, यदि ऐसा जांच करना है तो भी ऐसा बना लें। बोल सर ऐसा बनाना जरूरी है क्या? जरूरी तो नहीं है, लेकिन यदि कुछ पद इधर रहेंगे और कुछ इधर रहेंगे तो आपके क्या है, माइनस की वजह से आपका रिजल्ट है वो गलत हो सकता है। तो इसलिए सभी पदों को एक तरफ लेके आ जाओ ताकि कोई मिस्टेक नहीं हो। इसके बाद अगला है 6x माइनस 10y बराबर में 40 दे रखा है ऐसे। अब 40 को इधर लेके आ जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस 40 बराबर 0। चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं a1 कितना हो गया। ये रहा a1 का मान 3, b1 1 क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि ये पहला समीकरण है इसलिए a1 b1 c1 ऐसे बात करेंगे। ये हो गया -5, c1 का मान हो गया -20। यहां देखिए समीकरण नंबर 2 से ये a2 का मान है 6, b2 का मान है -10, c2 का मान है -40। पहले चेक करो a1 बटे a2 क्या है। a1 का मान 3, a2 का मान 6। भाई कटता है या नहीं कटता है? काटना आता है क्या? ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 3 और 6 दोनों आते हैं? वो है 3 का पहाड़ा। तो 3 का भाग इस 3 में जाता है 1 बार, 6 में जाता है 2 बार, ये कट गया। अब b1 बटे b2 का मान ज्ञात करेंगे। इसके बटे में ये लिखना है, बस चेक करना है। इसके बटे में ये लिखना है, चेक करना है। इसके बटे में ये लिखना है, चेक करना है। -5 -10 माइनस माइनस तो कट गया, 5 के पहाड़े से दोनों कटेंगे तो 1 बटे 2। अरे भाई ये तो दोनों बराबर बन गए। अब क्या करें? जब ये दोनों बराबर नहीं है तब तो आगे जाना नहीं है, c1 बटे c2 को चेक नहीं करना। लेकिन ये जब बराबर ही आ गए तो इसको भी चेक करना पड़ेगा, c1 बटे c2 को। ये c1 बटे c2 बराबर -20 बटे -40, माइनस से माइनस कट गया। 20 बटे 40 को सरल करेंगे तो ये भी 1 बटे 2। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये तो तीनों ही बराबर आ गए। इसका मतलब ये तीनों क्या होंगे? बराबर। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। और ये शर्त जब सब कुछ बराबर हो जाए, सब कुछ बराबर हो जाए तो इसका मतलब क्या है? अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल लिख देंगे। इसलिए अपरिमित हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल ऐसा लिख दो, अथवा अनंत हल होंगे। दोनों में से कोई भी एक बात लिख देंगे। ठीक है। अब आगे क्या करना है? आगे कुछ नहीं करना है। बोल सर क्यों, थक गए क्या? नहीं भाई, प्रश्न में कहा गया था कि यदि आपका हल अद्वितीय आता है तो ही वज्र गुणन विधि से इसको हल करना है। क्या आपका हल अद्वितीय प्राप्त हुआ? क्या नहीं हुआ, आगे हल नहीं करेंगे। तो ये बात हम लोगों को याद रखनी है। समझ में आ गई होगी बात है कि कब हल करना है। अद्वितीय हल है तो आगे। अब विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सर ये गणित है थोड़ी सी गड़बड़ है,
किसने बनाई ये गणित? कुछ में तो आ रहा है अद्वितीय हल, कुछ में आ रहा है अनेक हल, कुछ में आ रहा है कोई हल नहीं। अपन अब की बार एक ऐसी बुक बनाते हैं कि जिसमें अद्वितीय हल आए ही नहीं। ऐसी बना दें? क्यों? जब अद्वितीय हल नहीं होगा तो हम लोगों को उसको आगे हल नहीं करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम सब कुछ जानना चाहते हैं कि अद्वितीय हल कब निकले, कोई हल नहीं कब होगा, और अपरिमित रूप से अनेक हल कब होंगे, ऐसा जानना जरूरी है। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि तीसरा पॉइंट, अब चौथा जो पॉइंट है उसकी बात भी हम करेंगे। पॉइंट नंबर जो 4 है उसको आप देखेंगे। पॉइंट नंबर 4 पे सभी विद्यार्थी गौर करें, क्योंकि मुझे तो पता है कि वो अद्वितीय हल होगा। और अद्वितीय हल होगा तो क्या करेंगे? वज्र गुणन विधि को याद करेंगे, ढक्कन विधि को याद करेंगे और ढक्कन विधि से उसको हल कर देंगे। ढक्कन विधि से हल करेंगे। बोल सर सपना आता है क्या आपको? सपना नहीं है, अनुभव बताता है। जब आप लोगों को भी प्रैक्टिस हो जाएगी तो प्रश्न की शक्ल देखते ही पता चल जाएगा कि कैसा हल होगा। और उसके लिए आपको आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर बने रहना पड़ेगा। तो हमारी वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, नहीं तो ये ढक्कन विधि तुम्हारा ढक्कन उखाड़ देगी भाई। चलिए पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में समीकरण दिया गया है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। फटाफट बताओ a1 b1 c1 कहाँ से प्राप्त होंगे? समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 2 से क्या मिलेगा? a2 b2 c2। x के गुणा में 1 है। वो सर दिख ही नहीं रहा है, दिखाई देगा। जहाँ कोई नहीं होता उसके गुणा में 1 जरूर होता है, याद रखो भाई। a1 का मान 1, b1 का मान -3, c1 का मान -7। इसी प्रकार यहाँ पर a2 का मान 3, b2 का मान -3, c2 का मान -15। a1 के बट्टे में a2 लिखो, a1 बटे a2 चेक करो, 1/3 कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। किसी विद्यार्थी के इतने तेज हथियार भी नहीं होने चाहिए। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके हथियार बड़े तेज होते हैं। बोले सर कट तो नहीं रहा, कट जाएगा। बोले ये लो कट गया। काटना नहीं है, नहीं कटे तो सरल नहीं हो रहा है ना, हो गया बस। अब हम चेक करेंगे b1 बटे b2। b1 का मान -3, b2 का मान -3, ये कट गया। 3 में 3 का भाग लगाया 1। क्या ये दोनों बराबर है क्या? नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो इसको भी ज्ञात करना नहीं है। क्या बोल रहा हूं? जब ये बराबर नहीं है इनको चेक करना नहीं है। जब ये दोनों बराबर है इसको भी चेक करना है। बात समझ में आ रही है? सिंपल बात बता रहा हूं। ये दोनों बराबर नहीं, इसको चेक करना नहीं। ये दोनों बराबर होंगे तो इसको चेक करना है। अब बताओ चेक करना है या नहीं करना है? ये दोनों बराबर नहीं है इसलिए हम इसको चेक नहीं करेंगे। अब हमें पता चल गया कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, कि a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर नहीं है। बराबर के निशान को काट दो, नॉट इक्वल टू हो गया, बराबर नहीं है। और अब आपको पता, पहले ही काम बिगड़ जाए तो अद्वितीय हल, लास्ट में काम बिगड़ जाए कोई हल नहीं, और जब सब कुछ बराबर हो तो अपरिमित रूप से अनेक हल। ये बातें हमने बताई थी। तो अब कैसा हल होगा? अद्वितीय हल। कैसा हल होगा भाई? अद्वितीय हल होगा। क्लियर हो गई बात? अब आगे करना पड़ेगा। कई विद्यार्थी कह रहे हैं अद्वितीय हल क्यों आया? अद्वितीय हल नहीं आता तो हमें इंटरेस्ट आ जाता। बोले कैसे? आगे हल नहीं करना पड़ता। कोई बात नहीं, आ गया है तो करना पड़ेगा ना। हम पढ़ रहे हैं भाई ढक्कन विधि। कौन सी विधि पढ़ रहे हैं? ढक्कन विधि।
ढक्कन विधि पढ़ रहे हैं हम। और सर वज्र गुणन विधि लग रहे हो। वज्र गुणन विधि किताब वाला बोल रहे हैं, मैं तो इसको ढक्कन विधि ही बोलता हूं। अब ढक्कन विधि क्यों है अभी पता चलेगा आपको एक बार फिर से। हम अक्स का मान निकालना चाहते हैं, अक्स लिख के इसके बटे में लाइन खींच दो। हम एक वाई का मान निकालना चाहते हैं, चर तो दो ही है। इसके अलावा अचर पद की जगह एक लिखेंगे, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला मालिक एक जरूर होता है। पहले यहाँ देखिए, हम अक्स का मान निकालना चाहते हैं। जब अक्स का मान निकालना चाहते हो तो क्या करेंगे, अक्स को ढक लेंगे। ढकना आता है ना, खूब ढके हैं हम लोगों ने। ऐसे ढक दो, अक्स का मान निकालो, अक्स वाले पद को ढकना है। वाई वाले का मान निकालना है तो वाई को ढकना है। हम यहाँ अक्स का मान निकाल, ये ढक दिया। अब क्या बचा हुआ लिखेंगे, -3 लिख दो आप तो। -3 यहाँ कितना है, -7। बोल सर वाई नहीं लिखा, अरे वाई लिख दिया यहाँ पर। यहाँ नीचे एक्स वाई मत लिख देना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। केवल संख्या लिखनी है, -7 -15। चलो आगे बढ़ते हैं। अब किसका मान निकालना है, वाई का। वाई को छुपा लो, ये लो। जो आगे जा रहा है ना पहले उसको पकड़ो, नहीं तो दूर चला जाएगा। पहले इनको लिखो, पीछे वाले को नहीं लिखना। ये तो पीछे है, धीरे चल रहा है, कभी भी पकड़ लेंगे इसको। आगे जो जा रहा है उसको लिखो पहले। यह है -7 -15। अब इधर जो बच गए, यहां बच गए 1, यहां 3 है तो यहां लिखो 1 3। पड़ोसी एक जैसे होने चाहिए, इसका पड़ोसी ये है एक जैसे हो गए। आगे देखो, अचर पद, ये रहा अचर पद, इसको छुपा लो। इधर कौन बच गया, 1 3 लिखो, 1 3। यहां -3 देखो ये दोनों पड़ोसी हैं, पड़ोसी एक जैसे होने चाहिए। ये दोनों भी पड़ोसी हैं, एक जैसे होने चाहिए। ऐसा है, इसका मतलब काम ठीक चल रहा है। ये लगाओ ऐसा एरो का चिन्ह। ठीक, पहले इधर वाली संख्याओं, ऐसे जो संख्या आ रही हैं उनको गुणा करेंगे। तो यहाँ ये एक्स है तो एक्स लिखो बटे, पहले इनको गुणा करो भाई। माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा। 3 को 15 से गुणा करेंगे, ये हो गया 45। याद करना, जैसे ही इसको गुणा कर देते हो, गुणा करने के बाद अपनी तरफ से माइनस लिख देना, बाकी काम बाद में करना है। अब देखो, जब इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया। 3 को 7 से गुणा करेंगे, ये हो गया 21 बराबर वाई बटे, किसको गुणा करना है, इन दोनों को। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है नहीं, तो इसलिए माइनस आएगा। और 7 को 3 से गुणा कर दो, 21। जैसे ही इसको गुणा कर देते हैं, फटाफट अपनी तरफ से माइनस लगा दो। अब करो इनको गुणा। 1 को -15 से करेंगे, माइनस का 15 आएगा। ये -15 बराबर 1 बटे 1 को इसे गुणा करो, -3। क्या करना है भाई, माइनस लगाना अपनी तरफ से। अब इनको गुणा करो, तो 3 यहाँ गुणा करेंगे 9, ये माइनस आएगा तो -9। आगे देखिए, x बटे 45 में से 21 घट गया, 24 बच गया। y बटे माइनस से, यहाँ देखो एक स्टेप हम डायरेक्ट समझ सकते हैं। ये माइनस इस माइनस से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये प्लस का 15 बन जाएगा, माइनस का 21 है तो -21 और +15 को सरल करेंगे तो घटाना पड़ेगा। 21 में से 15 घटाएंगे, 6 बचेगा माइनस का 1 बटे। ये देखो यहाँ ये माइनस इस माइनस को क्या बनाएगा, प्लस। तो ये 9 किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 9 में से तो 3 घट जाएगा, 6। ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड पद हो गया। तीसरा पद जो है इसमें एक्स वाई नहीं आ रहा है, तो ये कौन है, आवारा है। और आवारा पद तो इसके साथ भी जा सकता है, इसके साथ भी जा सकता है। इसका मतलब थर्ड पद को एक बार इसके साथ काम में लेना है, फिर थर्ड पद को इसके साथ काम में लेना है। और आगे हम लिखेंगे, आप देख रहे हैं कि ढक्कन विधि। यदि आप हमारे चैनल पे बने हुए हैं लगातार और आप हमारे वीडियो को एक बार भी, जिस विद्यार्थी ने देखा, ढक्कन विधि जो वज्र गुणन विधि है, कभी जिंदगी में भी नहीं भूल पाओगे। आगे देखिए, हम लिखेंगे फर्स्ट व
फर्स्ट के साथ में अपने को थर्ड को लेना है, तीसरा तो आएगा इसके साथ थर्ड पद से। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है x/24, थर्ड में क्या लिखा हुआ है 1/6। ये ऐसे भी कर, हर वाली संख्या से कट सकती है यदि काटना आता है तो। 6 एकम 6, 6 4 24। अब वज्र गुणा कर लो, 1 को x से गुणा करेंगे x, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, ये लो x का मान 4। कोई विद्यार्थी बोले सर हम तो काटना नहीं चाहते हैं, जिसको काटना नहीं है तो वो सीधा गुणा कर लें, हो जाएगा फिर भी। अब ये थर्ड पद है किसके साथ आएगा, सेकंड के साथ। देखो ये तीसरा पद पहले के साथ आएगा, तीसरा पद दूसरे के साथ आएगा। इसमें दूसरा पद कितना है, यहाँ देखो y/-6, यह है 1/6। वज्र गुणा कर दो, 6 को पहले इधर गुणा कर दो ताकि y आ जाए, और इसको जब 1 से गुणा करेंगे -6, y का मान निकालेंगे तो -6/6, 6 से 6 तो कट जाएगा, 1 बचेगा, तो ये हो गया y का मान -1। x का मान भी आ गया, y का मान, तो x का मान हो गया 4, y का मान हो गया -1। ये आपका फाइनल रिजल्ट। जैसा आपने देखा कि हमने ढक्कन विधि के बारे में आज पढ़ा है। 2 बातें सीखी हमने यहाँ पर कि रेखिक समीकरण युग्म का हल किस प्रकार का हो सकता है, अद्वितीय हल या कोई हल नहीं, या अपरिमित रूप से अनेक हल। उसकी 3 कंडीशन मैंने आपको बताई थी, तीनों कंडीशन को याद करो, पता चल जाएगा कौन सा हल होगा। फिर उसने यह कहा कि अद्वितीय हल है तो वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि का मतलब ढक्कन विधि, जिससे हमने 2 प्रश्न आपको हल करके बताए ढक्कन विधि से। ठीक समझ गए होंगे आप। आज इस वीडियो में केवल हम इतनी ही चर्चा करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तब तक आप लगातार आप हमारे चैनल पे बने रहें, और अभी तक जितने भी वीडियो जा चुके हैं, हमने काफ़ी सारा मैटर 10th क्लास के लिए अभी अपलोड कर चुके हैं, उनको आप लगातार देखिए ताकि मैथ में आपकी जो पकड़ है वो काफ़ी मजबूत हो जाए। इस वीडियो में केवल हम इतनी ही चर्चा करेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।